हेलो बेटा। आज हम अपने एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं ह्यूमन फिजियो का। और टॉपिक का क्या नाम बेटा जी यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर आपने 10th क्लास में पढ़ा था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। और अपनी 11th क्लास में इसी के ऊपर 2 चैप्टर आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। सबसे पहले हम वर्ड को समझते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें क्या बातें करनी है, हमें क्या समझना है, क्या चीजें होती है, थोड़ा सा इसका बेसिक जानते हैं। तो बेसिक की बात हम कहां से करें? हम 10th क्लास से बात करते हैं आपके साथ, हम 11th की कोई बातें नहीं करते हैं आपसे। आप लोगों ने 11th क्लास में या मैं कहूंगा 10th क्लास में एक वर्ड पढ़ा था, लाइट प्रोसेसेस। कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के लाइट प्रोसेसेस चलते रहते हैं। या मैं 11th क्लास का वर्ड बोलूं तो आप ये कहते हो सर हमारी ह्यूमन की फिजियो में हमने डिफरेंट टाइप के सिस्टम पढ़े थे, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, लाइक मस्कुलर सिस्टम, और अब आपने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऐसे आपने अलग अलग 5 सिस्टम पढ़े। कौन कौन से? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, आपने कहा लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन सिस्टम, और फिर आपने कहा हमारा यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये 5 प्रोसेस पढ़े। आप ये भी बातें करते हो कि हमारी बॉडी अपने आप को कांस्टेंट रखती है और अपने आप के चीजों को मेंटेन रखती है। जैसे कि आपने रनिंग करना शुरू किया, आपने तो आपकी बॉडी में O2 का कंजप्शन बेटा जी इंक्रीज हो गया। ठीक बात है। और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो गया? बॉडी में इंक्रीज हो गया। और साथ में CO2 का प्रोडक्शन भी क्या हो गया बेटा जी? आपका इंक्रीज हो गया जब आपने रनिंग करना शुरू किया। इसका मतलब मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक नॉर्मल रिदम से काम कर रहा है, एक नॉर्मल रिदम से काम कर रहा है कि मैं पर मिनट 12 to 16 टाइम ब्रीदिंग करता हूं। इन द नॉर्मल कंडीशन में मैं जब ब्रीदिंग करता हूं क्या रेट रहता है मेरा? 12 to 16। बट ड्यूरिंग द रनिंग मेरी बॉडी में ऑक्सीजन का कंजप्शन क्या हो गया? इंक्रीज। और CO2 प्रोडक्शन क्या हो गया? इंक्रीज। तो आपने कहा सर CO2 एक मेरी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसमें बॉडी के बाहर निकालना चाहूंगा। और अगर मेरी बॉडी में O2 की डिमांड बढ़ गई तो मैं उस डिमांड को पूरा करना चाहूंगा। तो अब अगर मेरा ब्रीदिंग सिस्टम इसी रफ्तार से काम कर पाएगा तो क्या मैं इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाऊंगा? तो अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या हो रहा है? यहां पे चेंज हो रहा है। पर जब नीड नहीं है, जैसे ही मैंने रनिंग करना बंद कर दिया, वापिस से वो क्या हो गया? मेरा कूल डाउन हो गया और वापिस से नॉर्मल ब्रीदिंग रेट सेट हो गया। इससे मेरे पॉइंट एक आना चाहिए, लॉजिक सेट होना चाहिए दिमाग में कि कोई तो है मेरी बॉडी में जो इन डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को क्या करता है बेटा जी? यहां पे रेगुलेट करता है। कोई इन्हें इनके रिदमिक रेट को क्या करता है? यहां पे मेंटेन करता है। और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इनके रेट को क्या करता है? यहां पे चेंज करता है। ठीक बात है। अगर मैं आपसे सिंपल सी भाषा में पूछूं रेगुलेशन वर्ड का क्या मतलब? जैसे आपने कहा ना कोई तो है जो रेगुलेट करता है। मैंने वर्ड क्या बोला? कोई तो है मेरी बॉडी में जो इसे रेगुलेट करता है। तो इस रेगुलेट वर्ड का क्या मतलब है? चलो बताओ बच्चा आप लोग, इस रेगुलेशन वर्ड का क्या मतलब है? मैं एक बार दोबारा शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक अपना और क्रिएट करना है उसका पूरा आसपास की चीजें। आपके ना जब टॉपिक शुरू होता है ना तो उसकी जो पहली क्लास होती है ना वही जबरदस्त क्लास होती है, क्योंकि उसमें आपको एक बेसिक क्रिएट होता है, उसमें उसका पूरा एक बैकग्राउंड क्रिएट होता है, एक एक्साइटमेंट सा क्रिएट होता है, एक नई क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि हमें पढ़ना क्या है, हम इस चैप्टर में जानना क्या है। तो पहला लेक्चर जो होता है बड़ा ही वो जबरदस्त और बड़े काम का लेक्चर होता है। वो आपको उन वर्ड्स को दिमाग में सेट करना होता है पहली बार में। मेरा टॉपिक का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं एक्चुअली इसकी कोई बात कर ही नहीं रहा आपसे, मैं इसकी कोई बात आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं तो कुछ और बात आपके साथ कर रहा हूं। क्या बात मैं कर रहा हूं? आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, आपने ब्रीदिंग सिस्टम पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी में अपने आप बॉडी में टेक प्लेस कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जब मैं रनिंग करूंगा तो मेरा O2 की डिमांड बढ़ेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन मेरी बॉडी में बढ़ेगा और CO2 का प्रोडक्शन भी क्या हो गया? एंड प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो मुझे मेरा ब्रीदिंग रेट भी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये चाहता हूं मेरी बॉडी एक इक्विलिब्रियम में रहे, मेरी बॉडी यहां पे कांस्टेंट रहे, मेरी हर रिक्वायरमेंट बॉडी की मेंटेन रहे। तो मेरे बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के सिस्टम है ना, कोई तो होगा ना जो इसे क्या करता है बेटा जी? रेगुलेट करता है और डिमांड के
इनके रेट ऑफ फंक्शन को, रेट ऑफ फिजियोलॉजी को क्या करता है, चेंज करता है। कोई तो है जो ये करता है, और कोई है तो वो कौन है, और करता है तो कैसे करता है, हमें वो बात समझनी है। पर मेरे दिमाग में फिलहाल एक वर्ड आया कि वो हमारे ह्यूमन फिजियो को रेगुलेट करता है, ह्यूमन फिजियो को, उसके फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। तो दिमाग में पॉइंट आना चाहिए सर, ये रेगुलेशन वर्ड का मतलब क्या है। चलो आप लोग ट्राई करो पहले। जो कोई कंट्रोल करे। रेगुलेशन को कंट्रोल से नहीं बोलना बच्चा में। रेगुलेशन वर्ड का मैं मतलब जानना चाहता हूं कि आप ये कहते हो ये सिस्टम रेगुलेट हो रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट रेगुलेशन? मेंटेन करना, क्वाइट गुड। उसका एक मतलब हो गया, रेगुलेट का मतलब मेंटेन करना। आप इसे डिफाइन कैसे करोगे, आप इसे समझोगे कैसे, रेगुलेशन में क्या होता है एक्चुअली? भाई आप कहते हो रेगुलेशन में क्या होता है एक्चुअली, चलो बहुत अच्छी बात करते हैं। आप ये कहते हो स्टेबलाइजर होता है, हमारे टीवी का स्टेबलाइजर, हमारे रेफ्रिजरेटर का स्टेबलाइजर है, या फिर आप कहते हो हमारे एसी का रेगुलेटर होता है। वो रेगुलेटर है, वो रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है वो? करंट को। मतलब रेगुलेटर का क्या काम है उसका, वो क्या करता है? करंट को मेंटेन करते, ज्यादा है तो फिर उसको थोड़ा कम, ज्यादा है तो कम, कम है तो ज्यादा। इस वर्ड को आप डिफाइन करके देखो क्या कहता हूं। मैं ये कहता हूं रेगुलेशन का मतलब है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इन ऑल द वेरिएबल, एडजस्टमेंट इन ऑल द, टू मेंटेन ए कांस्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन। कितना जबरदस्त जबरदस्त डेफिनेशन है, समझ के देखो बात को। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? टू मेंटेन, मेंटेन इन ऑल दी, या मैं कहूंगा एडजस्टमेंट इन ऑल दी वेरिएबल्स। क्या वर्ड बोला मैंने? एडजस्टमेंट इन ऑल दी वेरिएबल्स टू मेंटेन दी कांस्टेंट फिजियोलॉजी, टू मेंटेन ए नॉर्मल फिजियोलॉजी। जरा वर्ड को समझ के देखो, मैंने इस तरह के क्या बात बोली। आपने कहा सर वेरिएबल क्या है? यहां पे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट यहां पे क्या है, वेरिएबल चीज है। जैसे आपने कहा फिलहाल मेरी बॉडी में नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही है, उस फिजियोलॉजी में मेरी बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड है, CO2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन है, उसके अकॉर्डिंग मेरे ब्रीदिंग रेट चलने लग रहा है। फिलहाल ये हालात है, हमने इसे वेरी करवाया, हमने इसे क्या वेरी करवाया? मैंने यहां पे रनिंग करना शुरू किया, रनिंग करते ही मेरी बॉडी के डिमांड बढ़ गई, किसकी? ऑक्सीजन की। क्या बढ़ गई? ऑक्सीजन की डिमांड। CO2 प्रोडक्शन क्या हो गया? इंक्रीज। अब इसके अकॉर्डिंग मेरी बॉडी अपने आप को क्या करेगी? एडजस्ट करेगी। ये जो वेरिएबल आ गया, ये जो वेरिएबल, इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है? एडजस्ट करना, ताकि मैं क्या रख सकूं? एक कांस्टेंट फिजियोलॉजी को मेंटेन कर सकूं। तो मैं क्या करूं? अपने ब्रीदिंग रेट को क्या कर दूं? इंक्रीज कर दूं, सो दैट इनपुट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, और जो एक्सेस ऑफ द CO2 बनने लग रहा है उसे मैं बॉडी के बाहर रिलीज कर सकूं। इसलिए मैंने क्या किया? मेरा ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज कर दिया। तो एक्चुअली हमने क्या कर दिया? रेट ऑफ ब्रीदिंग को रेगुलेट किया, हमने उसे एडजस्ट किया, हमने उसे एडजस्ट किया अकॉर्डिंग टू दी वेरिएबल्स, अकॉर्डिंग टू दी। वेरिएबल। क्यों किया? टू मेंटेन द कांस्टेंट फिजियोलॉजी इन द बॉडी, ताकि मेरी बॉडी की वर्किंग क्या ना हो? अफेक्ट ना हो। सोचो अगर मैं इस रेट को उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करता, क्या बोला मैंने? उस रेट को उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करता, तो क्या मेरी बॉडी अपनी फिजियोलॉजी को मेंटेन कर पाती? नहीं। क्या मेरी बॉडी नॉर्मल अपने वर्किंग को मेंटेन कर पाती? उसे जो काम करना था क्या वो कर पाती? नहीं कर पाती ना। तो एक्चुअली इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें क्या वर्ड समझना है बेटा जी? यहाँ पे रेगुलेशन वर्ड समझना है। क्या वर्ड समझना है? रेगुलेशन। कि इसका एक काम है भैया जी, ये जो भी कंट्रोलिंग यूनिट है ना, इसका एक काम है। क्या काम है? रेगुलेशन करना। क्या करना? रेगुलेशन। मेरी बात समझ में आई? जैसे आपको एक और अच्छा वर्ड समझाता हूं, आपको और अच्छी बात समझ में आएगी। इस रेगुलेशन वर्ड से मैं और अच्छा क्या समझाऊं आपको कि कैसे कंट्रोलिंग काम करती है। हमारा हार्ट मायोजेनिक है, हमारा हार्ट मायोजेनिक है। बड़ा जबरदस्त सा एग्जांपल है, आप समझना इस वर्ड को। हमारा हार्ट मायोजेनिक है, मतलब हमारा हार्ट में राइट एट्रियम में ऐसे नोड प्रेजेंट है जो ऑटोमेटिकली इंपल्स को जनरेट करता है आफ्टर इंटरवल ऑफ 0.8 सेकंड। और सर हमारी कार्डिक साइकिल हर 0.8 सेकंड में क्या होती है? रिपीटेड होती रहती है। मतलब मेरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए किसी की ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है।
ठीक बात है। बट आपने रनिंग करना शुरू किया, मैं यही एग्जांपल यूज करता हूं बार बार, आपने रनिंग करना शुरू किया तो क्या हुआ? तो फिर हार्ट बीट इंक्रीज। अब आपने कहा सर मैंने ब्रीदिंग रेट इंक्रीज किया, पर भाई ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा कौन? ब्लड, और ब्लड की पंपिंग करेगा कौन? हार्ट। तो उस कंट्रोल यूनिट ने ये कहा देखो भाई आप मायोजेनिक हो, ये अच्छी बात है, बट क्योंकि मुझे मेरी बॉडी की फिजियोलॉजी को क्या करना है यहाँ पे मेंटेन करना है, एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स। जैसी डिमांड है मैं वैसे इसको क्या करूंगा यहाँ पे इंटरफेयर करूंगा, जैसी डिमांड है मैं इसे वैसा ही करूंगा। अब क्योंकि मेरी बॉडी की डिमांड बढ़ रही है तो भैया जी आपको बीटिंग भी बढ़ानी पड़ेगी, तो आप ऐसा कीजिएगा 0.8 सेकंड नहीं, थोड़ा टाइम को कम करो, 0.6 सेकंड में जनरेट करो, आप 0.4 में जनरेट करो इंपल्स को, ताकि नंबर ऑफ हार्टबीट क्या हो सके मेरी इंक्रीज हो सके। या फिर ऐसा करो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाओ और कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करो, कुछ भी करके मेरी डिमांड को क्या करो पूरा करो। हाँ कि ना? माना मेरा हार्ट कैसा है मायो, बट फिर भी ये कंट्रोल यूनिट उसे क्या करती है बेटा जी यहाँ पे एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स। जो भी मेरी बॉडी में वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, जैसे डिमांड होगी उसके हिसाब से बॉडी को एडजस्ट करने का काम किसका? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यूनिट का काम है यहाँ पे। ये बताइए ये कंट्रोल यूनिट क्या करने वाली बात समझ में आता है? कोई पूछे आपसे कंट्रोल का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है रेगुलेट, क्या करना, और एडजस्टमेंट ऑफ द डिफरेंट बॉडी फिजियोलॉजिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स। उनको क्या करना, रेगुलेट करना ही कंट्रोल का काम होने वाला है। अगला वर्ड आता है सर कोऑर्डिनेशन, वर्ड का क्या मतलब है? तो हम यही एग्जांपल लेते हैं, आप लोग भागना शुरू करते हो, एक रनिंग का जो काम है वो खाली मसल्स से नहीं होता। मसल्स को काम करने के लिए क्या चाहिए बेटा जी? यहाँ पे आपका एटीपी चाहिए, और एटीपी प्रोडक्शन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए मुझे ग्लूकोज बहुत ज्यादा चाहिए, मुझे ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा चाहिए। और ग्लूकोज की सप्लाई कौन करवा सकता है? ब्लड करवा सकता है। ऑक्सीजन की सप्लाई कब तेज हो जाए? रेट ऑफ ब्रीदिंग भी क्या करे, इंक्रीज करे। तो एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए, मेरी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए जो डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में इंटीग्रेटेड होकर काम करते हैं जस्ट टू मेंटेन द नॉर्मल फिजियोलॉजी, ये जो उनके बीच में इंटीग्रेशन है ना, ये उनके बीच में जो भैया जी एक इंटीग्रेशन, एक आपस में तालमेल जो बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है? तालमेल जो बैठा हुआ है, उस तालमेल को हम क्या करें बेटा? जो क्या है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है। ठीक बात है, कंसेप्ट क्लियर होता है, बेसिक क्रिएट होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है यहाँ पे। अब दिमाग में पॉइंट क्या आता है मेरे में, सर ये कैसा कैसा होता है मेरी बॉडी में, ये कैसा कैसा? तो हमारी बॉडी में, या हम अपनी 11th क्लास में दो प्रकार का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझेंगे बेटा जी। एक कंट्रोल का नाम, कोऑर्डिनेशन का नाम होता है बेटा जी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये बच्चा हमारा पहला चैप्टर आएगा। ठीक बात है। अब पॉइंट आता है सर इसमें क्या होगा, तो मैं कहूंगा इसमें जो कंट्रोलिंग यूनिट होती है, तो मैं कहूंगा कंट्रोल बाय किससे कंट्रोल होता है बेटा जी? नर्वस सिस्टम से। ठीक बात है। आप कहोगे सर कैसे कंट्रोल करता है, तो मैं कहूंगा बेटा जी नर्वस सिस्टम से निकलते हैं नर्व फाइबर। क्या निकलते हैं? नर्व फाइबर। और नर्व फाइबर काम करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इस वर्ड को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा जी आपके लिए। हमारा नर्व फाइबर काम करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। क्या समझते हो इस लाइन से? पहले आप लोग बताओ कि आपके दिमाग में क्या क्लिक हुआ इस लाइन को समझ के? मतलब बिल्कुल ऑर्गन टू ऑर्गन हर जगह नहीं फैलते, जो चीज जिसको मूव करना नहीं, बस ये बताओ बेटा मुझे पॉइंट टू पॉइंट का क्या मतलब है? बात को मतलब 360 पे नहीं घुमाना मेरे इधर उधर, हमें टू द पॉइंट बात करनी। पॉइंट टू पॉइंट का क्या मतलब बेटा जी? स्पेसिफिक एक पार्ट के लिए। ओके, आप ट्राई करो बढ़िया। एक दूसरे से कनेक्टेड है। यस, मैं कंट्रोल करना चाहूंगा, बट मैं जिसे कंट्रोल करूंगा ना उसके साथ मेरा कनेक्शन होना क्या बहुत ही जरूरी है। मेरी बात को समझना, बड़ा छोटा वर्ड है पर बड़ा काम का वर्ड है।
नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, बट नर्वस सिस्टम को एक चीज चाहिए। देखो बेटा, ये वर्ड क्या लिखा, पॉइंट टू, मतलब ये मेरा कंट्रोल है, ये मेरी यूनिट है जो उसे कंट्रोल कर रही है, और ये वो ऑर्गन है, ये वो टिश्यू है जिसकी वर्किंग को मुझे कंट्रोल करना है। दे मस्ट बी अटैच विद ईच अदर, वो आपस में अटैच होने चाहिए, उनके दोनों के पॉइंट आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। ये हर एक बॉडी पार्ट से क्या करेगा, खुद को कनेक्ट करेगा। सोचिएगा, मेरा नर्वस सिस्टम, मेरा ब्रेन बैठा है मेरे हेड रीजन में, मेरे क्रेनियम के अंदर क्या बैठा है बेटा जी, मेरा ब्रेन बैठा है, मेरे वर्टिब्रल कॉलम में क्या बैठा है, मेरा स्पाइनल कॉर्ड बैठा है, वो मेरी कंट्रोलिंग यूनिट है। उसे मेरे डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करना है, तो कैसे रेगुलेट करेगा, उससे निकले नर्व फाइबर। क्या निकले, नर्व जो पूरी बॉडी में फैलेंगे, जो पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी में जब वो फैले तो आपने कहा कि सर वो उन्हीं चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे जिनके वो कांटेक्ट में है, जिनके वो कांटेक्ट में। मेरी बात समझ में आई? उन्हें अगर हार्ट की फिजियोलॉजी को चेंज करना है ना, तो उन्हें हार्ट से खुद को कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि हार्ट के साथ कौन कनेक्टेड है बेटा जी, नर्व फाइबर। देखिएगा, आप इस तरह समझ के देखो, मैं अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, भाई ये मेरा ब्रेन है, ठीक है बेटा, सर यहां से निकला है मेरा नर्व फाइबर। क्या निकला है बेटा, मेरा नर्व फाइबर, और सर ये है मान लीजिएगा मेरा हार्ट, ठीक है बेटा। ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ, पॉइंट समझ जाना, इस पॉइंट पे सारा खेल है कि दो कंट्रोल करने वाला भी और जिसे कंट्रोल किया जा रहा है वो दोनों आपस में क्या है बेटा जी, यहाँ पे कनेक्टेड है, और इनके मैसेज को आपस में कन्वे करने वाला कौन है, यहाँ पे आपका नर्व फाइबर। देखो मैंने पॉइंट क्या लिखा, इट रिक्वायर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, इट रिक्वायर पॉइंट टू पॉइंट, या ये काम ही कैसे करता है, पॉइंट टू पॉइंट करता है कि भाई मैं उसी को कंट्रोल करूंगा जिस तक मेरी भैया जी डोर पहुंच पा रही होगी, जहां तक मेरे फाइबर पहुंच पा रहे होंगे। ठीक बात है, बात पकड़ में आई? अब सोचिएगा, हमारे अगर हम ऑन एवरेज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ऑन एवरेज 10 की पावर 14 नंबर ऑफ सेल है, 10 की पावर 14 नंबर ऑफ। सोचो भैया जी, क्या हर एक सेल से ये नर्वस सिस्टम खुद को कनेक्ट कर सकता है? बात को समझना, ये कंट्रोल करता है, और किसके थ्रू करता है, ये थ्रू दी नर्व फाइबर करता है, बट इसे क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट है पॉइंट टू पॉइंट, इट रिक्वायर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, इट रिक्वायर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अब ये अगर उसे चाहिए, ये अगर उसे चाहिए, तो भैया जी सोचने वाली बात है, 10 की पावर 14 हमारे पास सेल है, क्या हर एक सेल के साथ मेरा नर्वस सिस्टम खुद को कनेक्ट कर सकता है? बट आप एक लाइन कहते हो, हर एक सेल के अंदर बेटा जी मेटाबॉलिज्म चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा जी? मेटाबॉलिज्म। और सारे सेल की मेटाबॉलिज्म कैसे हैं बेटा जी, यहां पे कंट्रोल्ड है। कैसे हैं? कंट्रोल। मतलब उनके पूरे फंक्शन कैसे हैं बेटा जी, रेगुलेटेड है। हम किसी भी बॉडी पार्ट को फ्री नहीं छोड़ सकते, सब चीजें कैसी हैं बेटा जी, यहां पे रेगुलेटेड है। इसका मतलब ये नर्वस सिस्टम, ये नर्वस मेरी बॉडी को कंट्रोल तो कर सकता है, पर कंट्रोल करने के लिए उसे क्या चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। तो मतलब ये मेरी हर सेल को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हर सेल तक मेरी बॉडी में नहीं पहुंच सकता। पहला पॉइंट समझ में आया? समझ में आया? अब सोचो, मुझे पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है और उनके डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में कोऑर्डिनेट करवाना है। मेरे पास एक जबरदस्त सिस्टम आ गया, कौन सा, नर्वस सिस्टम, पर उसमें कमजोरी आ गई, उसमें एक ड्रॉबैक आ गया, उसमें एक डिसएडवांटेज आ गई। क्या भैया जी? उसे तो कनेक्शन चाहिए पॉइंट टू पॉइंट, और अगर वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं बना पाया तो वो तो काम नहीं कर पाएगा, वो तो उस सेल को रेगुलेट नहीं कर पाएगा। और मुझे किसी भी सेल को फ्री नहीं छोड़ना, मुझे उसको क्या करना है, रेगुलेट करना है, मुझे उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल में रखना है। तो मुझे कोई और सिस्टम की जरूरत पड़ी जो ये ना कर पाए जो वो कर पाए, हाँ या ना? कंडीशन समझो, कंडीशन लगी तो मुझे रिक्वायरमेंट पड़ी। तो अब भैया जी मुझे एक नए सिस्टम की जरूरत पड़ी, और विद द टाइम एक नया सिस्टम इवॉल्व हुआ बेटा जी। और आपने कहा सर
दूसरा सिस्टम यहां पे जो इवॉल्व हुआ उसका नाम है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये मेरे बेटा वर्ड ये समझने का है कि भैया जी हमारे बॉडी में दो डिफरेंट कंट्रोल की हमें जरूरत क्या थी। कंट्रोल तो एक से भी हो सकता था ना, हमें दो की क्यों जरूरत पड़ी। कंट्रोल तो एक से भी हो सकता था, हमें दो की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैंने लॉजिक दिया आपको दो की जरूरत क्यों पड़ी। ये अच्छा है पर रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, पॉइंट टू पॉइंट है, जो ये पूरी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो भैया जी एक नया आया, वो कौन आया, केमिकल। यहां पे नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है बेटा जी, यहां पे काम करता है एंडोक्राइन सिस्टम। यहां कौन काम करता है बेटा जी, एंडोक्राइन सिस्टम। और ये एक केमिकल को निकालता है किसमें बेटा जी, ब्लड में। किसमें, ये सिक्रीट करता है बेटा जी केमिकल, या मैं कहूंगा केमिकल मैसेंजर। अच्छा वर्ड यूज करते हैं ताकि हमारे सब बातें क्लियर हो दिमाग में। ये सिक्रेट करता है क्या, केमिकल मैसेंजर। और वो केमिकल मैसेंजर किसमें डाला इसने, और अब आपको पता है भैया जी बॉडी की हर सेल के पास हमें न्यूट्रिएंट पहुंचाना है, वहां से मेटाबॉलिक वेस्ट को हमें निकालना है। तो हर एक सेल ब्लड के साथ तो क्या है बेटा कनेक्टेड होंगी ही होंगी, और अगर उन्हें ब्लड से कनेक्शन बनाना पड़ेगा तो मतलब भैया जी ब्लड अगर पहुंचा तो ये मैसेज भी तो पहुंचेगा ना, और अगर ये मैसेज पहुंचा तो हम उस मैसेज कर उसके काम को क्या करेंगे, रेगुलेट करवाने वाले हैं। इसकी जो कमी थी ना बेटा वो इसने पूरी की या नहीं की, ये तो हमने पहला रीजन दिया आपको। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, ये सर काम कैसे करता है, स्लो काम करता है या फास्ट काम करता है। तो याद रखना बेटा जी इट इज फास्ट एक्टिंग। इसका एक्शन जो है वो कैसा है, बहुत ही क्विक है, बहुत ही फास्ट है। मैसेज निकला टक से हुआ, तो फास्ट एक्टिंग है। कैसा है, फास्ट एक्टिंग सिस्टम है, बहुत जल्दी से चीजों को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चीजों को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। मैसेज पहुंचाता है, मैसेज को रिसीव करता है। आप ऐसा कर सकते हो एग्जांपल के तौर पे आप, कि हमने गर्म प्लेट को छुआ और छूते ही हमारे हाथ क्या हो गया, पीछे हट गया। गर्म प्लेट को टच करना, उस मैसेज को रिसीव करना कि वो गर्म है, और उसके रिस्पॉन्ड में भैया जी रिप्लाई देना कि हाथ को वापस खींचना है, मसल्स को कांटेक्ट करा के, ये बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स है। इसको होने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगी, तो मैसेज रिसीव भी कर लिया और उसे रिस्पॉन्ड भी करा दिया। सारा काम हो गया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। इतना क्विक रिस्पॉन्स, इतना क्विक रिस्पॉन्स है, बहुत ही फास्ट एक्टिंग सिस्टम है ये। कैसा, बहुत ही फास्ट एक्टिंग। ये भैया जी फास्ट एक्टिंग नहीं, कैसा है, स्लो एक्टिंग है। अब एक इस प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब अगर ये फास्ट करता है, अगर ये फास्ट करते हैं तो ये बार बार मैसेज दे सकता है, उसे बार बार उसे रेगुलेट कर सकते हैं, तो इसके एक मैसेज को लंबे टाइम तक टिकने की कोई जरूरत नहीं है। तो याद रखना शॉर्ट ड्यूरेशन लास्टिंग रेस्पॉन्स। इसकी रेस्पॉन्स जो है वो कैसी, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उसके बाद वो क्या हो जाती है, खत्म। फास्ट है पर ड्रॉबैक है, कैसी है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। अब भैया जी स्लो एक्टिंग है, ये आपका स्लो एक्टिंग। इसका इफेक्ट टाइम के लेके आता है। अब भैया जी सोचो, इसने एक मैसेज पहुंचाया, वो कई देर में तो पहुंचा, और उसके बाद अगर सोचो बहुत जल्दी खत्म भी हो गया मैसेज, तो भैया दोबारा फिर मैसेज पहुंचने में टाइम लग जाएगा, फिर तो बॉडी कंट्रोल करना क्या हो जाएगा, इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अरे है ना, तो इसने कहा चलो भाई मैं इसका ऑप्शन निकालता हूं। इसका कैसा है, इसने लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स। कैसा है, लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स। पक्का समझ में आ रहा है बेटा जी, हाँ या ना। यस। जल्दी से डिफरेंस देखो बेटा जी। हेडिंग डालेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड इट इज ऑफ टू टाइप। अंशु ये जो बेसिक सा क्रिएट कर रहा हूं दिमाग में, क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा, यस सर।
पक्का ना? अभी मैंने चैप्टर शुरू भी नहीं किया अच्छे तरीके से। तो चले बेटा। अब आप लोगों ने बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। थोड़ा हम शुरुआत करते हैं, हम चैप्टर पे आते हैं। पहला चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं आपके साथ, उस चैप्टर का नाम बेटा जी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, मैंने आपको समझाया क्या क्या है। तो हम यहाँ पे पहले समझेंगे हम कैसे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करने वाले हैं, कैसे उन्हें कंट्रोल करने वाले हैं। हम चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं वो है बेटा जी अपना ह्यूमन फिजियो का लास्ट चैप्टर, अपनी 11th की बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है बेटा जी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम उसको शुरू करेंगे पहले। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा आपको पढ़ के। तो हेडिंग डालेगा बेटा जी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और जैसा कि आपने कहा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है बेटा जी एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम पहले थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया देते हैं अबाउट दी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, थोड़ा हिस्ट्री बैकग्राउंड को जानते हैं। ठीक है बेटा जी, देखिएगा बेटा जी एंडोक्राइन सिस्टम क्या करने वाला है बेटा जी, यहाँ पे इसे रेगुलेट करेगा। तो हमने पहला वर्ड बोला यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजी। द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। लिखो लिखो, डेफिनेशन लिखो जल्दी जल्दी। Study of endocrine system is known as endocrinology. Thomas Edison is known as father of endocrinology. ओके बेटा जी, अगला पॉइंट एंडोक्राइन सिस्टम। लिखो लिखो, एंडोक्राइन सिस्टम रिलीज ए केमिकल मैसेंजर that is hormone into the blood that reaches to the target site and regulate the functioning of the target site and regulate the functioning of target site। तो बच्चा हमारे दिमाग में पॉइंट नया निकल के आ गया कि सर ये निकालते हैं यहाँ पे केमिकल मैसेंजर, जिसके थ्रू ये सारे काम को क्या करने वाले हैं यहाँ पे रेगुलेट। और वो केमिकल मैसेंजर का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका हार्मोन। तो थोड़ा हार्मोन के बारे में जान ले, हेडिंग डालो हार्मोन।
चलिए अब हार्मोन क्या है बेटा जी? हार्मोन एक लैटिन से लिया गया वर्ड है जिसका मतलब होता है टू एक्साइट। जिसका मतलब होता है, तो डोंट यू थिंक ये वर्ड गलत है? जैसे आप लोग जब सेल पढ़ते हो तो एक वर्ड बोलते हो, द टर्म सेल इज ए मिसनोमर, इज ए सेल वर्ड लिया गया था सेलुलई वर्ड से, और सेलुलई का वर्ड का मतलब होता है होलो कंपार्टमेंट। क्या मतलब होता है? होलो। बट सेल एक्चुअली अंदर से होलो नहीं, अंदर से खोखली नहीं है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स हैं उसके अंदर, तो खोखली कहाँ है वो? तो क्या सेल वर्ड जो उसका मतलब है क्या वो एक्चुअली वैसी है? तो हम कहते हैं ऐसे जो चीज है उनका बोलते दीज आर द मिसनोमर। वो क्या है यहाँ पे? वैसे ही आपने कहा हार्मोन का मतलब है टू एक्साइट, जो किसी को एक्साइट करे, एक्साइटेड करे टू परफॉर्म ए फंक्शन। बट ऐसा नहीं है। हार्मोन जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा हार्मोन्स ऐसे भी हैं जो दूसरी ग्लैंड की फंक्शनिंग को इनिबिट करने का भी काम करते हैं, और हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरे को स्टिमुलेट भी करते हैं। वो डिपेंड करता है टाइप टू टाइप ऑफ द हार्मोन्स। तो सिर्फ ये वर्ड यूज करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगला वर्ड आता है द टर्म हार्मोन कॉइन्ड बाय स्टार्लिंग। किसने डिस्कवर किया था वर्ड बेटा? देने वाला कौन था यहाँ पे? स्टार्लिंग। बट पहला हार्मोन कौन था जो डिस्कवर किया गया? तो पहला हार्मोन जो डिस्कवर किया गया उसका नाम था बेटा जी सिक्रेटिन। क्या नाम था बेटा जी? सिक्रेटिन। इट इज द फर्स्ट हार्मोन दैट इज डिस्कवर्ड, नेम इज सिक्रेटिन। और इसे डिस्कवर करने वाले दो लोग थे बेटा जी, बेलिस एंड स्टार्लिंग। चलिएगा लिखिएगा बेटा जी। द टर्म हार्मोन मीन्स टू एक्साइट। द टर्म हार्मोन मीन्स एक्साइट and it is a misnomer word. As some hormone also inhibit the functioning of target tissue or organ. As some hormone, क्या बोला मैंने? As some hormone also inhibit the functioning of target tissue or organ. अगला कौन लिखना बेटा जी? The term hormone coined by Starling. अगला कौन लिखना बेटा जी? The first hormone secretin, the first hormone discovered was secretin. Discovered was secretin, and by Baylis and Starling. अब हेडिंग डालो बेटा जी, प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन, प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्मोन। हार्मोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो देखिएगा बेटा जी और समझिएगा। पहला, दे आर नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल मैसेंजर। इस वर्ड से बेटा क्या समझे? ये केमिकल मैसेंजर हैं, बट ये हमें न्यूट्रिशन देने का काम नहीं कर रही है। ये एक न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट नहीं है जैसे बॉडी यूटिलाइज करे जस्ट टू गेट एनर्जी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ क्या है? केमिकल मैसेंजर है। दे आर नॉन न्यूट्रिटिव इन नेचर। ये कैसे नॉन न्यूट्रिटिव? पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सुनो पहले बात को सुनो। ये नॉन न्यूट्रिटिव है। ये कैसे मैसेंजर है? मैसेंजर में दो वर्ड में आपको बोलूं, इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर। ये कैसे मैसेंजर है? क्या समझे इस वर्ड से? दो सेल के बीच में, बिटवीन द टू सेल्स। कैसे बिटवीन द टू सेल्स? एक सेल सिक्रीट कर रही है और एक सेल उसे रिसीव कर रही है, तो बिटवीन द टू सेल्स। तो आप लिख सकती हो दिया इंटरसेलुलर मैसेंजर।
एक और पॉइंट याद रखना बेटा जी, दे आर प्राइमरी मैसेंजर। अब ये वर्ड मैंने क्यों बोला, थोड़ी देर बाद आपको क्लियर हो जाएगा। दे आर द प्राइमरी मैसेंजर ऐसा वर्ड में क्यों बोल रहे, थोड़ी देर बाद आपको जब टाइप में जाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमने ऐसा वर्ड किया। अगला बेटा जी, कि सीक्रेटेड जब होते तो लार्ज अमाउंट में सीक्रेट ये नहीं होती, दे आर ऑलवेज सीक्रेट इन द ट्रेस अमाउंट। सीक्रेटेड इन द बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। तो मैंने बोला बेटा सीक्रेट इन द ट्रेस अमाउंट सीक्रेशन। अगला मैंने बोला बेटा जी स्पेसिफिक इन नेचर। इस वर्ड से बेटा क्या समझे, मतलब एक हार्मोन अपने एक फंक्शन के लिए specific अपने फंक्शन के लिए और अपने टारगेट साइट के लिए कैसा है वो स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं कुछ भी उसके कहीं भी जाके कुछ भी काम करेंगे। सोचिएगा ब्लड तो पूरी बॉडी में निकल रहा है ना, मतलब ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है ना, तो उसे कहां जाना है वो अपने टारगेट साइट को लेके कैसा है स्पेसिफिक, अपने रोल को लेके कैसा है स्पेसिफिक इन द नेचर है वो। ठीक है बात, तो कैसा वो स्पेसिफिक इन द नेचर है। अगर आप उनके वेट की बात करते हो तो दे आर लो मॉलिक्यूलर वेट। वो कैसे है बेटा जी, यहाँ पे लो मॉलिक्यूलर वेट है बेटा जी। आप इनकी सोलबिलिटी की बात करते हो तो ये कहते हो मैक्सिमम हॉर्मोन्स आर वाटर सोलुबल। मैंने ऑल वर्ड नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है मैक्सिमम हॉर्मोन्स आर वाटर सोलुबल बट सम आर लिपिड सोलुबल। हॉर्मोन्स के अगेंस्ट कभी एंटीबॉडी जनरेट नहीं होती, तो मैं कहूंगा दे आर नॉन एंटीजेनिक। बताइएगा बेटा जी, यहां तक की बात समझ में आई, क्या क्या बात जानी सुनिएगा। हार्मोन जो भी होते हैं ये केमिकल मैसेंजर है, किनके बीच, बिटवीन द सेल्स। अब मैंने कहा ये प्राइमरी मैसेंजर, इसका क्या मतलब है जरा वर्ड को समझ के देखिएगा। एक सेल ने एक केमिकल निकाला, वो एक दूसरी सेल के पास पहुंचा, उस सेल को जाके उसने एक्टिवेट किया कि भाई ये मैसेज आया है, तो ये वो पहला मैसेज है जो उस सेल के द्वारा निकाला गया था। अब उस मैसेज के बदले में और मैसेज भी सेल में जनरेट हो सकते हैं, तो मैं कहूंगा वो जो पहला मैसेज आया था ना वो क्या था बेटा जी, हार्मोन था। उसके रिस्पॉन्स में उस टारगेट सेल में अगर कोई और मैसेज क्रिएट हुए हैं तो वो भैया जी हार्मोन्स कभी नहीं कहलाएंगे, वो कभी हार्मोन्स नहीं कहलाएंगे। ये चीज अभी जब मैं आपको इनकी वर्किंग स्टाइल बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी कि हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो एक सेल में जाके और मैसेंजर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं और मैसेंजर, और वो मैसेंजर कहलाएंगे सेकेंडरी मैसेंजर। क्या कहलाएंगे, क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्स में क्या हुए, क्रिएट हुए। तो जो टारगेट सेट ने भेजा है मैसेज, वो मैसेज उसका प्राइमरी मैसेज है, तो मैं कहूंगा वो क्या कहलाएंगे यहाँ पे हार्मोन्स। तो हार्मोन्स हमेशा क्या होते हैं, प्राइमरी मैसेंजर, कभी सेकेंडरी मैसेंजर ये नहीं होते, दे आर ऑलवेज प्राइमरी। पक्का, थोड़ी देर बाद ये और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये हमेशा बेटा जी ट्रेस अमाउंट में सीक्रेट होते हैं, मतलब बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में सीक्रेट होते हैं ये आपके। एक्सेस में अगर होंगे तो भी क्या करेंगे, डिजीज, और लो अमाउंट होगा तो भी क्या करेगा, डिजीज। वो पॉइंट भी लिखेंगे। अगला पॉइंट ये कैसे नेचर में आपके स्पेसिफिक, अपने टारगेट सेट को लेके क्या है बेटा जी, फिक्स है, इन्हें कहां जाके काम करना है वो इनके नेचर में होती है बात। इनका वेट कैसा है बेटा जी, यहाँ पे लो मॉलिक्यूलर वेट है। मैक्सिमम हार्मोन कैसे हैं आपके, वाटर सोल्यूबल है, बट कुछ ऐसे जो कैसे यहाँ पे लिपिड सोल्यूबल है, और ये एंटीजेंस प्रोडक्शन नहीं करते, सॉरी ये आपके यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करते, मैंने कह दिया नॉन एंटीजेनिक, वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, अगला एक पॉइंट और लिख सकते हो, excess and low secretion lead to disease। दोनों कंडीशन डिजीज करेंगी, लो सिक्रेशन और बेटा जी यहाँ पे एक्सेस भी। तो याद रखना
दे आर क्वाइट ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन में मुझे चाहिए यहाँ पे कि जितनी चाहिए उतनी ही होगी तो ठीक है, कम बत्ती हो गया हमारी बॉडी क्या करेगी वहां पे दिक्कत करेगी। ऐसा नहीं कि एक्सेस में होगा तो अच्छी काम हो ज्यादा हो जाएगा काम, ऐसा नहीं है भाई। जो एक लिमिट में होगा तो ही वो क्या क्या करेगा यहाँ पे काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं कि जो ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट है वो कैसी बहुत ही नैरो है, बहुत ही तो लिखिएगा बेटा जी, ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट इज इन नैरो रेंज, ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट is in narrow range। हो गया बेटा जी। अब एक और बात करते हैं, हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, आइदर ऑर्गेनाइज्ड और आइदर अनऑर्गेनाइज्ड। कैसे होते हैं? दो प्रकार के, या तो कैसे ऑर्गेनाइज्ड या फिर नॉन ऑर्गेनाइज्ड। तो हम ऐसी बात करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड आर ऑफ टू टाइप, एंडोक्राइन ग्लैंड आर ऑफ टू टाइप। पहला होता है ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्पल के ऊपर, तो आपको समझना है। दूसरा होता है बेटा जी नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। बताओ बेटा जी आप लोग इन वर्ड से क्या समझे? ओ मेरे बेटा, ऑर्गेनाइज वाला प्रॉपर फंक्शन। नहीं बेटा, देखो आपको मैंने वर्ड बोला ऑर्गेनाइज्ड, तो आप उस वर्ड पे सोच के देखो ना बच्चों। ऑर्गेनाइज्ड वर्ड का क्या मतलब है? प्रॉपर्ली अरेंज होगा। यस, क्वाइट गुड। और अच्छा सोच कर देखो, ये काफी हद तक आपने अच्छा बोला है। जैसे किस वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं? देखो आप लोगों ने कहा था ना बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, सेल्स हैं, सेल्स ने मिलकर टिश्यू बनाए, टिश्यू ने ऑर्गन, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम। वैसे हम बातें करते हैं, ये एक ऑर्गन है, ये जहां पे जो भी हमारी एंड्रो या हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स है ना, दे आर प्रेजेंट इन ए अरेंज्ड क्लस्टर और इन ए फॉर्म ऑफ टिश्यू। जरा वर्ड को समझते हैं। मैंने कहा भाई ये मेरा ऑर्गन है, ये मेरा ऑर्गन है। इसकी वो सेल्स जो हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं, वो सेल्स जो हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, they are highly organized, they are highly ऑर्गेनाइज in the form of cluster, in the form of क्लस्टर और लेयर्स की फॉर्म में, टिश्यू की लेयर की फॉर्म में। वो कैसी है बेटा जी? आपके यहाँ पे ऐसे अरेंज है वो भैया जी, इस तरह से वो आपकी अरेंज है। आपने कहा सर एक प्रॉपर अरेंजमेंट है चीजों का, एक प्रॉपर वे में चीजें कैसी यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। आपने कहा सर यही मैं कहता वो पूरे ग्लैंड में स्कैटर्ड पड़ी है, वो पूरे ग्लैंड में स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ी, कोई इधर तो कोई उधर, कोई उधर, ऐसे कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके ब्याह पे हम कैसा अरेंजमेंट है सेल्स का, उसके ब्याह पे कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के, आइदर ऑर्गेनाइज्ड और आइदर। नॉन तो लिखिएगा, हमने बोला पहले वाले पॉइंट में लिखना है बेटा जी, हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल, हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स आर अरेंज्ड in a form of cluster oblique ऐसे और लेयर, ठीक है बेटा। इसमें लिखना है बेटा जी नॉन ऑर्गेनाइज्ड वाले में, हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स आर स्कैटर्ड एंड नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। देखो आप लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो, आप लोग यहां तैयारी कर रहे हो नीट की, तो नीट में कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछने वाला। नीट में क्या पूछने वाला है बेटा जी? एग्जाम्पल। क्या पूछने वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसा पूछेगा ना। वो डेफिनेशन कोई ना लिखवाने वाला है आपसे, अरे हाँ या ना। तो उस पॉइंट को समझते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स की, तो शुरुआत कर देते हैं ऊपर से।
सबसे पहले हमारा क्या है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड, द मास्टर ग्लैंड, तो हमने बोला पिट्यूटरी ग्लैंड। आप ना मेरे को देखते रहना, एक बार मैं नाम लिखता रहूंगा, मैं एक बार पूरी बॉडी को समझाता हूँ कैसे कैसा रेंज। सबसे पहले कौन आ गया हमारा, पिट्यूटरी, उससे पास में एक और ग्लैंड होता है बेटा जी, पाइनियल ग्लैंड, जिसे हम नाम देंगे बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी। क्या नाम होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी, तो क्या आ जाएगा, पाइनियल ग्लैंड। उसके बाद हम आएंगे, हमारे यहाँ पे आ जाएगा बेटा जी थायराइड ग्लैंड। क्या आ जाएगा, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड के बगल में होता है, बाजू में होता है एक और ग्लैंड, नाम क्या होता है बेटा जी यहाँ पे, पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक बात है बेटा जी। थोड़ा सा नीचे आओगे चेस्ट में, चेस्ट में प्रेजेंट है दो ग्लैंड। एक ग्लैंड का नाम होता है हार्ट, आपको पता है हार्ट भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। अभी रिसेंटली लास्ट चैप्टर तो पढ़ा था बेटा जी, एएनएफ, अरे क्या निकला था, एंटी नेटोरेटिक फैक्टर। एएनएफ कहां से निकला था, राइट एट्रियम से निकला था, और आपने कहा था हार्ट से निकला था ना भाई। तो वो क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, बट वो कोई स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ी चीजें वहां पे, ऐसा नहीं कि उसका मेनली ऐसा अरेंजमेंट एक प्रॉपरली ऐसा काम, पर हार्ट भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, पर वो कैसा है, यहाँ पे नॉन ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, उसके नीचे आप ये कहते हो सर वहीं पे एक और चीज प्रेजेंट हमारी चेस्ट में ही, जस्ट स्टर्नम के नीचे आप कहते हो, वो कौन सा है यहाँ पे आपका, थाइमस। कौन सा ग्लैंड है बेटा जी, थाइमस। ठीक है, आप थोड़ा सा और नीचे जाते हो तो आप ये कहते हो सर हमारा आ जाता है लीवर। क्या आ जाता है, लीवर आता है इस कैटेगरी में। तीसरी में आ जाते हैं जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो पहला हार्मोन था ना सिक्रेटिन, वो डुडेनम से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है बेटा। जो किसका हार्मोन है बेटा जी, जीआईटी का हार्मोन है। वो किसका हार्मोन है, जीआईटी का। बट जीआईटी कैसा ग्लैंड है बेटा जी, आपका नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक बात है। उसके बाद आप कहते हो सर नीचे थोड़ा सा गए तो हमारा आ जाता है किडनी। किडनी से बता सकते हो कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। इससे क्या निकला, किडनी से नहीं बेटा, एडीएस तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आया था भाई। नहीं, वो तो एड्रेनल ग्लैंड से आता है। एंजियोटेंसिन आपके ग्लोमरुलस से निकलता है, बट वो हार्मोन से नहीं बोलते उसे गुड़िया। वहां से एक आपका हार्मोन, एक तो रेनिन निकला था गुड़िया, कौन सा, रेनिन, और एक आप कहते हो वहां से निकलता है इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रो, उसकी बात करेंगे जो आरबीसी के प्रोडक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आपने क्या ग्लैंड लिख दिया बेटा जी यहाँ पे, किडनी। ठीक है, यहाँ पे आ गए बेटा जी हम यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड। क्या आ गया बेटा जी आपका, एड्रीनल ग्लैंड। और आ गया बेटा जी गोनाड्स। क्या आ गया आपके, गोनाड्स। बात देखिएगा समझ में आई कि नहीं आई आपके, एग्जांपल लिखो जल्दी से। आप और भी नाम लिख सकते हो, हाइपोथैलेमस और कौन सा बेटा जी, पेंक्रियाज। हाइपोथैलेमस और पेंक्रियाज, उनकी बात कर सकते हो आप। हाँ जी। मास्टर ग्लैंड का मास्टर कौन है बेटा जी यहाँ पे आपका, हाइपोथैलेमस। चलेगा बेटा जी, आज की वीडियो में यही रोकते हैं। आई होप आप लोग लगातार वीडियो देख रहे होंगे। एंड एक दो दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसके लिए। बट प्लीज आप लाइक कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, सो दैट कि हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिले और हम और वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहे। ओके, थैंक यू बेटा।